गुड इवनिंग बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक कम कर दिए गए हैं। जो टॉपिक रह गए हैं वो फर्स्ट टॉपिक है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, सेकंड टॉपिक है फैराडे लॉ, थर्ड जो टॉपिक बनेगा लेंज लॉ, और फिर सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन बनेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ चुके हैं। फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस होता था, यहाँ पर फाई इक्वल टू बी डॉट ए होगा। बी मैग्नेटिक फील्ड और ए एरिया वेक्टर, तो फाई इक्वल टू बी ए कॉज फाई, ये वाला फॉर्मूला इस चैप्टर में सब जगह हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम पीपीटी में देख लेते हैं क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें पीपीटी में देखते हैं। Magnetic flux through any surface is the number of magnetic lines of force passing normally through that surface। ठीक है, इसका आप डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर S क्या है, एक S है, एरिया है, सरफेस एरिया। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर, उसको एरिया वेक्टर बोलेंगे। और इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एन कैप या एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ बी हो जाएगा और एन डैश हमें क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में दिख रहा है, इस एन कैप की डायरेक्शन में, मतलब इसके परपेंडिकुलर जो पास होंगे, तो एन कैप की डायरेक्शन, तो बी का एन कैप की डायरेक्शन में क्या प्रोजेक्शन होगा, बी कॉज थीटा। बी को रिजॉल्व करेंगे तो आएगा बी कॉज थीटा, मतलब बी का एन कैप की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, बी कॉज थीटा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू डेट सरफेस। ठीक है, बी का जो कंपोनेंट है ना, बी कॉज फाई, इस सरफेस के नॉर्मल है या एन के पैरेलल है। ठीक है, एन के पैरेलल है। तो इसको आगे देखते हैं मैथमेटिक्स में। तो फाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी डॉट डी एस, बी डी एस का मैग्नीट्यूड और एन कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस डी एस। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला है। इसके अब कुछ स्पेशल केसेस हैं कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डी एस इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस एंड एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, ये बन गया अपना, इस प्रकार कुछ ये फॉर्मूला बन जाएंगे, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल जीरो बनेगा। जीरो कब होगा, जब 90 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं अब। ठीक है, तो हम फिर वापस आते हैं। फाई इक्वल टू बी डॉट ए, आपको याद रखना है, बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर एस आई यूनिट इसकी क्या है, वेबर है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम में आता है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एस आई यूनिट इज वेबर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको उसका आंसर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ अ क्लोज सर्किट इज चेंज्ड इन ईएमएफ, हेंस अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम ऐसे कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर एन और एस जो एक बार मैग्नेट है, इस कॉइल के पास में आएगी तो क्या होगा, इसमें जो फ्लक्स होगा वो कंटिन्यूसली चेंज होगा। जब कंटिन्यूसली चेंज होगा तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो होगी, जिससे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। तो जब तक इसमें करंट कंटिन्यूसली चेंज होगा, तब अगर ये रिलेटिव मोशन इनकी जीरो हो जाएगी तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज नहीं होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। अगर ये रेस्ट में आ जाएंगे तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो फिर इसमें डिफ्लेक्शन जीरो आएगा। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं।
इसमें एक कॉइल है, ठीक है, यहाँ बार मैग्नेट है। अभी इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, क्योंकि अभी इनकी रिलेटिव मोशन 0 है। जब एन एन पोल इसके पास आएगा, ठीक है, कॉइल के पास आएगा, तो इसमें क्या होगा, फील्ड लाइन जो है वो क्या होंगी, चेंज होंगी, फ्लक्स चेंज होगा। इससे उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो होगा। देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, फिर से देखते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है इसमें, जब उसमें रिलेटिव मोशन हो रही है तब तो इसमें करंट आ रहा है, और जैसे ही रिलेटिव मोशन इसमें रेस्ट में आ जा रही बार मैग्नेट, तो इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका दूसरे प्रकार से हम एक दूसरे में देख लेते हैं। अभी नॉर्थ पोल पास में आ रहा था, अब साउथ पोल देखते हैं। साउथ पोल जब पास में आएगा तो क्या होगा, देखिए डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें देख रहे हैं कि करंट अब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इस डायग्राम से और समझ में आ जाएगा, यहाँ बार मैग्नेट ही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इसमें शो किया गया है। देखो जब पास में आएंगे तो क्या होगा, इसमें जब पास में आएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। फिर से देखिए, जैसे पास में आ रहा है फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इन एक्सपेरिमेंट के बेस पर फेराडे ने 2 लॉ बताए। जो फर्स्ट लाइन का है, फर्स्ट लॉ, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ अ सर्किट एन EMF is induced in the circuit. The induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continue. ठीक है, जब कभी किसी कॉइल में या सर्किट में जो फ्लक्स लिंक है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है। EMF इंड्यूस कब तक होता है, जब तक कि उसमें रिलेटिव मोशन होती है। दूसरा इन्होंने इसका मैग्नीट्यूड दिया EMF इंड्यूस का, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF इन अ सर्किट इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विद द सर्किट इज इक्वल टू E। यहाँ पर जो माइनस साइन बता रहा है, N है नंबर ऑफ टर्न्स, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, N यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, और माइनस साइन बता रहा है कि जो EMF इंड्यूस होगा दैट अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, और कह सकते हैं रिलेटिव मोशन का वो अपोज करेगा, ठीक है। E इंड्यूस EMF है, वो उसके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, इंड्यूस करेंट अपोज द कॉज डेट प्रोड्यूस इट। ठीक है, उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी इंड्यूस करेंट की कि इट अपोज द चेंज डेट प्रोड्यूस इट। इसका एक हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। पहला वाला देखिए, यहाँ पर नॉर्थ पोल इस लूप के पास में आ रहा है, तो नॉर्थ पोल का अपोज करना है, तो इस लूप में क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनाना है इस साइड। तो नॉर्थ पोल कब बनता है, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। जब नॉर्थ पोल पास में आएगा तो यहाँ पर इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें उस मोशन का, रिलेटिव मोशन का, इस एन को पास में आने का अपोज करना है। ठीक है, तो इसमें नॉर्थ पोल बनेगा। सिमिलरली अगर साउथ नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो इसको दूर जाने से रोकना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा। तो साउथ पोल बनाना है, तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये थे अपने लेंज लॉ, फेराडे लॉ और मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू BA cos थीटा। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, फिनोमिना है, और उसका डेमोन्स्ट्रेशन थर्ड होता है फेराडे लॉ, और लास्ट में लेंज लॉ और उसका डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू।